एक बार फिर शब्दों का समर्पण लेकर के माँ सरस्वती के चरणों में हाजिर हुआ हूँ। आप सभी को मैं बता दूं कि आज हम एक अति महत्वपूर्ण प्रकरण जिसके ऊपर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है ध्वनि, साउंड। ये जो टॉपिक है, ये पार्ट है, ये कक्षा 8, 9 और 11 साइंस में है। और ये जो टॉपिक है, ये रेट सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, हर जगह ये टॉपिक पूछा जाता है। और इनसे जो मुख्य प्रश्न कौन कौन से बनते, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे लोकल एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। आप अच्छे तरह से स्क्रीन के ऊपर इनको देख सकते हैं। सबसे पहला एक साधारण सा प्रश्न है कि साउंड, ध्वनि क्या है। तो ध्वनि के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि साउंड, ध्वनि क्या होती है। तो इसकी जो डेफिनेशंस है, वो परिभाषा इस प्रकार से: यदि किसी पदार्थ यानी कि साधारणतः धातुओं के ऊपर किसी अन्य पदार्थ की अगर चोट की जाती है तो उनमें कंपन होता है, जिससे हम कोई आवाज़ सुनाई देती है, और वही आवाज़ को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। तो ध्वनि क्या है? किसी पदार्थ के ऊपर चोट लगाने पर उनके अंदर जो कंपन होता है, जिसकी वजह से आवाज़ उत्पन्न होती है, उससे कोई हम ध्वनि कहते हैं। तो ये ध्वनि के बारे में सामान्य परिभाषा थी। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न कह रहा है कि वस्तु में ध्वनि उत्पन्न होने का क्या कारण है, कि ऐसा क्या कारण है कि वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती है। तो इसका सीधा सा कारण है, उसके ऊपर चोट लगाने पर यदि उनमें कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, तो ध्वनि उत्पन्न होगी। अगर वाइब्रेशन, कंपन नहीं होगा तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। हम जानते हैं कि जो ठोस पदार्थों में अधिकतर जो धातुएं होती है, क्या होती है? धातुएं होती हैं। धातु में ध्वनि उत्पन्न करने का गुण पाया जाता है, जिसे हम ध्वनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनिक गुण कहते हैं, या ध्वनिकता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये धातु में ज़्यादा होता है, बाकी पदार्थों में कम होता है। इसी प्रकार से एक अगला टॉपिक है हमारा कि ध्वनि संचरण के लिए किन माध्यमों की आवश्यकता होती है। ध्वनि का संचरण किन माध्यमों में होता है? तो हम जानते हैं कि ध्वनि का संचरण ठोस, द्रव और गैस, तीनों माध्यमों में ध्वनि का संचरण होता है। आप एक बात याद रखिए, निर्वात में, किसमें? निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। ध्वनि के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो। आपको मैं बता देता हूँ कि ध्वनि का संचरण सबसे अधिक ठोसों में होता है। किसमें होता है? सबसे अधिक ठोसों में होता है। और एक मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बता दूँ, ध्वनि संचरण के लिए सबसे सामान्य माध्यम जो होता है, गैस होता है। ध्वनि संचरण के लिए सबसे सामान्य माध्यम गैस, या जिसको हम हवा कह सकते हैं, ये होता है। ध्वनि संचरण का घटता हुआ क्रम निम्न प्रकार है: सबसे ज़्यादा ठोसों में होता है, ठोसों से कम द्रव, और सबसे कम गैसों में होता है। अतः हम कह सकते हैं कि ठोसों में ध्वनि का संचरण सर्वाधिक होता है, और सबसे कम ध्वनि का संचरण गैसों में होता है। अब हम समझ लेते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इधर पदार्थ की अवस्था का नाम लिखा है, पदार्थ का नाम और चाल मीटर प्रति सेकंड में है। तो देखिए, ठोस में जो एल्यूमिनियम है, जिसका सिंबल Al होता है, इसमें प्रति सेकंड 6420 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल होती है, जो कि ठोसों में सर्वाधिक ध्वनि की चाल एल्यूमिनियम में होती है। ठोसों में ध्वनि की सर्वाधिक चाल किस में होती है? एल्यूमिनियम में। वो कितनी होती है? 6420 मीटर प्रति सेकंड। प्रति सेकंड का अर्थ यहाँ पर यह है कि एक सेकंड में ये जो ध्वनि है वो 6420 मीटर तक चली जाती है। इसका अर्थ ये होता है। इसी प्रकार से आप स्टील में देख सकते हैं 6040 मीटर प्रति सेकंड। लोहे के अंदर जो है, लोहे के अंदर आप देख सकते हैं 5950 मीटर प्रति सेकंड है। कांच के अंदर 3980 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर संचरित हो जाती है। अगर हम 2 नंबर पर द्रवों की बात करें, तो समुद्री जो जल होता है उसमें 331, जो कि द्रवों के अंदर सर्वाधिक जो चाल होती है ध्वनि की, वो समुद्री जल में होती है। लवण होने के कारण
अगर हम अशुद्ध जल की बात करें, शुद्ध जल की बात करें, तो ये होती है 1498 मीटर प्रति सेकंड, जो कि समुद्री जल से कम होती हैं। इसी प्रकार से अगर हम 3 नंबर के ऊपर गैस पदार्थों की बात करें, तो हाइड्रोजन गैस में, अगर गैसों में देखें तो हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है 1284 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद हीलियम 965 मीटर प्रति सेकंड। और जो हमारी वायुमंडल की सामान्य वायु है, विभिन्न प्रकार की गैसों का जो वायुमंडल है मिश्रण है, इनमें 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो 316 मीटर प्रति सेकंड होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। इसके बाद एक अगला जो टॉपिक है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार माध्यम में गति करती है। तो ध्वनि तरंगे होती है संपीड़न और विरलन के रूप में ध्वनि तरंगे माध्यम में गमन करती है। संपीड़न और विरलन के रूप में ध्वनि तरंगे माध्यम में गमन करती है। अब कैसे करती है, देखिए यहाँ पर कोई ध्वनि स्रोत है, इनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जहाँ ध्वनि की मात्रा सर्वाधिक होती है उसे हम संपीड़न क्षेत्र कहते हैं, और जहाँ ध्वनि तरंगों की मात्रा कम होती है वो विरलन क्षेत्र होता है। तो ध्वनि तरंगे इस प्रकार से संपीड़न और विरलन के रूप में आगे से आगे बढ़ती जाती, संचरित होती जाती है। आपको मैं बता दूं कि जो 2 क्रमागत संपीड़न, जैसे कि 2 क्रमागत, यहाँ पर ये संपीड़न क्षेत्र है, ये वाला भी संपीड़न है, ये वाला भी, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उस दूरी को हम लैम्डा से लिखते हैं, यानी कि तरंग दैर्घ्य। ये तरंग दैर्घ्य नहीं होता, दैर्घ्य होता है। 2 क्रमागत संपीड़न हो या विरलन हो, जैसे विरलन, ये वाला विरलन और ये वाला विरलन, इसके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसको लैम्डा से लिखते हैं। ग्रीक भाषा का शब्द है, इसको हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य के नाम से जाना जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक भी मीटर प्रति मीटर होता है, क्योंकि ये दूरी से संबंधित है, डिस्टेंस से संबंधित होने के कारण। इसके बाद देखिए ध्वनि तरंगों की प्रकृति किस प्रकार की होती है। ध्वनि तरंगों की जो नेचर होती है, प्रकृति, वो होती है अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। क्या होती है, अनुदैर्घ्य। ये जो होती है संपीड़न विरलन के रूप में, ये क्या करती है, आगे से आगे बढ़ती जाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं अगला जो हमारा टॉपिक प्रश्न है, इसमें से ध्वनि तरंग के प्रमुख अभिलक्षण कौन कौन से होते हैं, इनके जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इनके स्पेशल कैरेक्टर्स 3 होते हैं। पहला है आवृत्ति, आयाम और वेग। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी है, आयाम एम्पलीट्यूड है, वेग वेलोसिटी या स्पीड भी कह सकते हैं। तो मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूँ। आवृत्ति क्या होती है, देखिए कि कोई भी पदार्थ या वस्तु या कोई भी कण है, कोई पदार्थ वस्तु कण है, उसके द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या, यानी कि जैसे ये कोई कण है तो ये 1 सेकंड में कितनी बार ये क्या कर रहा है, आगे पीछे या ऊपर नीचे हो रहा है, ये कितने कंपन वाइब्रेशन कर रहा है। तो प्रति सेकंड, 1 सेकंड में इसके द्वारा अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द ऊपर नीचे जो कंपन करने की जो दर है, संख्या है, वो इसकी क्या कहलाती है, आवृत्ति के नाम से जानी जाती है। आवृत्ति को ग्रीक भाषा के शब्द न्यू से इस प्रकार से टेढ़ा लिखते हैं, इसे न्यू लिखते हैं। क्या कहते हैं, इसे न्यू। ये किसका सिंबल होता है, आवृत्ति का होता है न्यू। तो देखिए आवृत्ति का सूत्र क्या बना, अब हमारे आवृत्ति का सूत्र बना है कंपनों की संख्या बटा लिया गया समय, यानी कि कंपन कितने हैं और उनको करने में कितना समय लगा है। इसका सामान्य मात्रक होता है कंपन प्रति सेकंड होता है। इस सामान्य जो मात्रक होता है इसको हम क्या करते हैं, हर्ट्ज में, HZ में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि कंपन प्रति सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, हर्ट्ज लिख सकते हैं। यानी कि जो आवृत्ति होती है इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, हर्ट्ज हो गया, HZ लिखते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो आवृत्ति होती है न्यू, ये होती है 1/, आवर्तकाल, यानी कि जो आवृत्ति होती है ये आवर्तकाल 1/, आवर्तकाल के बराबर होती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, ये सूत्र मैंने लिख रखा है, न्यू बराबर 1/T, कैपिटल T यहाँ पर आवर्तकाल होता है। तो ये सूत्र भी हमारे कैलकुलेशन करने में काम आता है।
इसी प्रकार से यदि हम आयाम की बात करें तो किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको चित्र में यहाँ बता रखा है, देखिए आप, ये तरंग का विक्षोभ है। इस तरंग के विक्षोभ में जो ये लाइन है, ये तरंग के विक्षोभ को बता रही है, ये इसका समय है। ये तरंग जो अपनी माध्य स्थिति है उसके ऊपर नीचे इस प्रकार से ये गति कर रही है। तो इसमें यहाँ से ये वाला जो है ये इसका आयाम है, ये इसका क्या है, आयाम है। ये जो मृदु ध्वनि है, मृदु ध्वनि का आयाम क्या होता है, कम होता है। ये तरंगें तीव्र गति से गमन करती है, जबकि जो प्रबल ध्वनियाँ होती है, तेज आवाज़ वाली ध्वनियाँ होती है, उनका आयाम क्या होता है, अधिकतम होता है। माध्य स्थिति से बहुत ही अधिक ऊपर नीचे होती है। तो इस माध्य स्थिति से जो इस इतनी एज ऊपर है, इसे हम क्या कहते हैं, आयाम। आयाम को ऐसे लिखा जाता है। इसी प्रकार से ध्वनि का जो तीसरा गुण है वेग, वेलोसिटी। वेग ये क्या होता है, तरंगे के किसी बिंदु जैसे एक संपीड़न या विरलन, एक विरलनी द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, या तो संपीड़न या विरलन के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, तरंग का वेग कहते हैं। एकांक समय होना चाहिए। एकांक समय में संपीड़न या विरलन के द्वारा जो तय की गई दूरी को हम वेग कहते हैं, और वेग बराबर दूरी बटा समय। यहाँ पर दूरी को हम लैम्डा से लिखते, तरंग दैर्घ्य से लिखते हैं। तो 1/t, टी टाइम है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू 1/t, लैम्डा अपॉन 1/t। और लैम्डा जो लैम्डा इंटू 1/t है, 1/t को आप लिख सकते हैं, 1/t को हम लिख सकते हैं न्यू, आवृत्ति से लिख सकते हैं। किससे लिख सकते हैं, आवृत्ति से। तो आप देखिए यहाँ पर वेग बराबर दूरी बटा समय, यानी कि बराबर लैम्डा बाई टी बराबर लैम्डा इंटू 1/t कर दिया। चूँकि 1/t आवृत्ति के बराबर होता है, तो जो हमारी समीकरण बन जाएगी वेग बराबर दूरी इंटू आवृत्ति। यहाँ पर जो ये दूरी का अर्थ तरंग दैर्घ्य लैम्डा से लिया जाता है। तो अब हमारी एक समीकरण बन जाएगी वेग बराबर तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति, यानी कि v बराबर लैम्डा इंटू न्यू। यहाँ पर v तरंग का वेग है, v तरंग लैम्डा तरंग दैर्घ्य है, और न्यू तरंग की आवृत्ति है। ये तरंग समीकरण है जो कैलकुलेशन करने में, जो न्यूमेरिकल करते हैं ना, वहाँ पर ये प्रश्न जो समसूत्र है ये इम्पोर्टेंट है, उनको हल करने में ये बहुत ही सहायक होता है। यहाँ पर एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं, तरंग दैर्घ्य क्या होता है। अभी मैंने आपको समझाया, वैसे फिर भी आप समझ लीजिए। दो क्रमागत संपीड़न या विरलनों के बीच की जो दूरी होती है उससे हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसको एक सूत्र से देखिए, ये कोई ध्वनि तरंग है, ये किसी माध्यम में संचरण करनी, तो इनके जो श्रृंग है या इनके दो गर्तों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसका भी ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। उसके बाद हम ध्वनि श्रव्यता का परिसर या प्रास देखते हैं। तो ध्वनि की जो आवृत्ति होती है उसके आधार पर जो ध्वनि जो तरंगे हैं उनकी परिसर 3 प्रकार से हम देख सकते हैं। सबसे पहली जो ध्वनि तरंगे होती है अवश्रव्य तरंगे, जिनको मनुष्य या मानव हम जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को नहीं सुन सकते, महसूस नहीं कर सकते, उन्हें अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। अवश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से भी क्या होती है, कम होती है। तो ऐसी ध्वनि तरंगों को मानव कर्ण नहीं सुन सकता है, परंतु राइनोसिरस, गैंडा जो होता है वो 5 हर्ट्ज से भी कम आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन सकता है। इसी प्रकार से व्हेल मछली, हाथी भी इस प्रकार की ध्वनि तरंगों को सुन सकते हैं। अवश्रव्य तरंगों को राइनोसिरस है, व्हेल है, हाथी है, इस प्रकार की ध्वनि तरंगों को सुन सकता है। उसके बाद में श्रव्य तरंगे जो होती है इसे मनुष्य सुन सकता है। इनकी परास होती है 20 हर्ट्ज से अधिक और 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। 20,000 को हम 20 किलो हर्ट्ज भी कह सकते हैं। तीसरी प्रकार की जो ध्वनि तरंगे होती है
तरंगे होती प्राश्रव्य को प्राध्वनि भी कह सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कह सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को हम प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं। इसको भी मनुष्य कान यानी कि हमारा जो कर्ण होता है इस प्रकार की ध्वनि तरंगों को नहीं सुन सकता है, ठीक है। परंतु कुत्ते, चमगादड़, डॉल्फिन, पोर्पोइज इस प्रकार की ध्वनि तरंगों को सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। चमगादड़ जो होता है रात्रि के अंदर अपना भोजन इन प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग करके ही भोजन प्राप्त करता है। ये बात भी इम्पोर्टेंट है। ये जो तरंगे होती प्रघाती होती है, क्या होती है, बहुत ही खतरनाक तरंगे होती है। चलिए अब हम कुछ छोटे छोटे जो मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न हैं वो हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को हम क्या कहते हैं, तो कंपन कहते हैं। इसी प्रकार से पुरुषों में जो वाग तंतु होता है, हमारा कंठ में जो वाग तंतु होता है उसकी लंबाई जो होती है 20 mm होती है। याद रखिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जबकि महिलाओं में 15 mm होती है। इसी प्रकार से ध्वनि की प्रबलता किस में नापी जाती है, dB डेसिबल में नापी जाती है, dB डेसिबल में नापी जाती हैं। व्यस्त यातायात में ध्वनि प्रबलता कितनी होती है, 17 डेसिबल के आसपास होती है। निम्न में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। न्यूनतम आवृत्ति छोटी लड़की, छोटे लड़के की, महिला की, पुरुष की। तो पुरुष की आवृत्ति की जो है वो न्यूनतम होने की संभावना है, मोटी आवाज़ होती है। इस प्रकार से ये ध्वनि का कंसेप्ट था जो मैंने आपको समझाया। ये कंसेप्ट कक्षा 8, 9 और 11 की जो साइंस वाले विद्यार्थी उनके लिए इम्पोर्टेंट है। रीट की तैयारी करने वाले सेकंड ग्रेड वाले मेरे साथी हैं, उन सभी के लिए ये जो टॉपिक है ये आपके एक बेसिक आपको आधार प्रदान करेगा। ध्वनि के बारे में और भी विस्तृत जानकारी के लिए मैं आगे वीडियो लेकर के आने वाला हूँ।